वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें यदि आप हिंदी एमए हिंदी साहित्य कर रहे हैं तो उसके जो थर्ड सेमेस्टर है उसके सिलेबस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस चेंज हुआ है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का उसके बारे में बताऊंगा, यानी नए सिलेबस के बारे में बताऊंगा। और तृतीय सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं चेंज हो जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बदलाव होता है। आपके टोटल 4 पेपर होते हैं जिसमें से 3 कंपलसरी होते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में चारों पेपर कंपलसरी होते हैं, लेकिन जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें 3 कंपलसरी और एक ऑप्शनल पेपर होता है। आपको विशेष कवि चुनना होता है। विशेष कवि या लेखक या विशेष प्रश्न पत्र होता है, वो ऑप्शनल होता है कि उसमें आपको 5 या 6 में से एक चुनना है। टोटल वही प्रक्रिया है। 400 एक जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। 4 पेपर 100 मार्क्स के, यानी 400 मार्क्स के। और मिनिमम आपको 33% नहीं लाना है, 36% आपको अनिवार्य रूप से लाना है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर देखिए, थ्योरी में आपको 85 है, ये तो आपको पता है, तो इस पर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। इंटरनल के लिए आपको 15 मार्क्स हैं, आपके 15 में से सीसी में से 5 लाना कंपलसरी है। और 85 में से 31 लाना थ्योरी में ज़रूरी है। और ये जो आपके प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 100 का पेपर होता है, सीसी नहीं होता है, तो 100 में से 36 लाना अनिवार्य है। ये आपके देखिए, आपके जो कंपलसरी पेपर है वो है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। इसको नोट कर लीजिएगा पेपर में चाहो तो आप। सेकंड पेपर है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। ये पेपर जो है वो कठिन होता है, ज़्यादा एटीकेटी। जिस प्रकार फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो कठिन पेपर है, इस सेमेस्टर में भाषा विज्ञान कठिन पेपर होता है। कठिन पेपर थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ, इसमें आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। इसमें थोड़ी टेक्निकल भाषा होती है, थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये साइंटिफिक पेपर है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िएगा। तीसरा पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक बृहद पेपर है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सब कुछ आ जाता है। हालांकि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होता है। ऑप्शनल में आपके तुलसीदास, अनुवाद विज्ञान, सूरदास, कथाकार प्रेमचंद, श्रव्य लेखन, जयशंकर प्रसाद, ये सभी है। लेकिन जो मैं हरदा की बात करूं, ज़्यादातर इस एरिए में हरदा टिमरनी यहाँ पर जो एम हिंदी होता है उसमें सूरदास विशेष कवि लिए जाते हैं। कहीं कहीं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कहीं कहीं प्रेमचंद्र भी होंगे, कहीं तुलसीदास जी भी होंगे। तो जो आपके कॉलेज में चल रहा है उसको आप अध्ययन करिएगा। तो हम डिटेल सिलेबस में चलते हैं। फर्स्ट पेपर में क्या परिवर्तन हुए हैं, देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य तथा उसका इतिहास। पेपर का नाम जो है आपका, प्रश्न पत्र का शीर्षक वो यही है। इसमें आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम सर्ग है, ये बिल्कुल पहले जैसा है। जयशंकर प्रसाद की चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, और एक इड़ा होता था, तो इड़ा की जगह आपको क्या आनंद सर्ग पढ़ना है, याद रखिएगा। ये चेंज हुआ है यहाँ पर एक, तो आप आनंद सर्ग पढ़ें। सेकेंड जो यूनिट है, दूसरी इकाई मैथिली शरण गुप्त और उनके काव्य से संबंधित प्रश्न होंगे। तीसरी इकाई में जयशंकर प्रसाद और उनके काव्य से संबंधित प्रश्न होंगे। चौथी इकाई में आपके आधुनिक हिंदी काव्य छायावाद तक, यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, ये तीनों युग जो हैं इसमें आ जाएंगे। आधुनिक हिंदी काव्य, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख रचना तथा रचनाकारों का परिचय इसमें आपका चौथी इकाई में होगा। पांचवी इकाई की ओर बढ़ते हैं। पांचवी इकाई में आपको द्रुत पाठ पढ़ना है। इसमें व्यक्तित्व में कृतित्व का अध्ययन करना है। किन किन का, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उनकी काव्य पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अंक विभाजन देखिए, 10-10 मार्क्स के 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3-3 नंबर के 5 लघुत्तरी क्वेश्चंस आएंगे, फिर व्याख्या आएंगी 10-10 नंबर की 3। तो व्याख्या पर ज़्यादा ज़्यादा जोर दीजिएगा, किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिलेटेड कंटेंट जब भी आता है तो इसे देखिएगा। दीर्घ उत्तरीय समीक्षात्मक प्रश्न है, 10-10 मार्क्स के 3। तो इस प्रकार अंक विभाजन है। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए जो 1-1 नंबर का रेगुलर का होता है ऑब्जेक्टिव, ये 2 नंबर के हो जाते हैं। और यहाँ पर जो 3 नंबर का रेगुलर के लिए होता है, यहाँ पर ये 4 मार्क्स का हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 15 नंबर इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोई पेपर नहीं आता है, वही पेपर होता है मार्किंग, लेकिन इस प्रकार से उसकी हो जाती है। तो रेगुलर प्राइवेट का ये रहता है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। अगला पेपर जो है तृतीय सेमेस्टर का
सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र अनिवार्य है। इसका नाम है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। यही मैंने आपको बताया है कि जिस तरह भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा कठिन होता है, जिसमें आपको अच्छी तरह से गहन अध्ययन करके पढ़कर लिखना होता है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इकाई है आपकी भाषा और भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान क्या है, भाषा क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, भाषा का व्यवहार क्या है, भाषा की संरचना, भाषिक प्रकार, भाषा विज्ञान का स्वरूप और व्याप्ति, अध्ययन की दिशाएं, भाषा विज्ञान और अन्य शास्त्रों से संबंध जैसे भूगोल आदि, और भाषा विज्ञान अध्ययन की पद्धतियाँ वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। ये फर्स्ट इकाई है। सेकंड इकाई स्वनम प्रक्रिया आ जाएगा, जिसमें स्वनम क्या है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, फिर स्वनिम क्या है। देखिए स्वनम अलग है, स्वनिम अलग है, फोनेटिक्स और फोनोग्राम। वाग यंत्र क्या है, उनके कार्य। स्वनिम की अवधारणा यानी स्वनिम क्या है, स्वनों का वर्गीकरण, स्वन गुण, स्वनिम परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। तीसरी इकाई व्याकरण से संबंधित है। इसमें आपको रूप विज्ञान का स्वरूप, रूप एक अवधारणा, रूप परिवर्तन की दिशाएं, रूप परिवर्तन के कारण, वाक्य की अवधारणा आ जाएगा, वाक्य के अनिवार्य तत्व होता है ना, आकांक्षा, योग्यता, और तीन होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्नति। और वाक्य के भेद, वाक्य के भेद होते हैं, रचना के आधार पर अलग होते हैं, 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। वाक्यों का विश्लेषण है, निकटस्थ, अव्यय विश्लेषण, गहन संरचना और बाह्य संरचना, ये सब आता है आपके एग्जाम में। अर्थ विज्ञान आ जाता है, चौथी यूनिट आपकी अर्थ विज्ञान की। अर्थ विज्ञान क्या है, उसकी अवधारणा, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ प्राप्ति के साधन और परिवर्तन की दिशाएं, अर्थ परिवर्तन के कारण। 5 मिनट क्या है, साहित्य और भाषा से रिलेटेड है। 5 मिनट आपकी साहित्य और भाषा विज्ञान का क्या संबंध है, साहित्य के अध्ययन में भाषा विज्ञान के अंगों की उपयोगिता, क्यों जरूरी है भाषा विज्ञान का अध्ययन एक साहित्य के लिए, क्योंकि देखिए बिना भाषा के कोई साहित्य हो ही नहीं सकता। और कोई भाषा भाषा तभी होती है जब उसमें साहित्य होता है, नहीं तो वो बोली रह जाती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अंक विभाजन आप देखिए इस प्रकार है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हम तीसरे पेपर पर चलते हैं। ये थोड़ा सा मैं यहाँ भाषा विज्ञान में बता दूँ, आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान नामक पुस्तक है, ये भी अच्छी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, और ये भोलानाथ तिवारी की ये हिंदी ध्वनि और उनका उच्चारण, ये भी अच्छी बुक्स हैं। बाकी जो दी हुई सभी अच्छी किताबें हैं, अध्ययन करिएगा लाइब्रेरी से लेकर, तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है डिजिटल लाइब्रेरी में। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य के इतिहास की हम देखते हैं, तृतीय प्रश्न पत्र है, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा और साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की समस्याएं, हिंदी गद्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि। दूसरी यूनिट है आपकी हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण है, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चेतना एवं भक्ति आंदोलन। ये तीसरी इकाई है, विभिन्न काव्य धाराएं, उनका विश्लेषण, प्रमुख निर्गुण संत कवि और सूफी कवि। यहाँ पर देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका अध्ययन करने के दौरान आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 इकाइयाँ हैं, आप देख चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पेपर है ना, वो बहुत विस्तृत है, पूरी चीज़ें इसमें यानी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसका भी अध्ययन आप करेंगे तो आपको बाद में लाभकारी होगा। नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप थर्ड सेमेस्टर में आकर यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपको जीआरएफ अवार्ड होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं जीआरएफ के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत तो आप जीआरएफ करिए, और जीआरएफ करने पर आपको जो स्कॉलर मिलती है वो 47,500 रुपये मिलती है पर मंथ, और 50,000 रुपये अलग से स्टेशनरी का मिलता है जब तक आप पीएचडी करते हैं, यानी अधिकतम 4 साल तक मिलता है ये। तो इसको भी ध्यान रखिए, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं आप आगे आगे अध्ययन करने के लिए। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट निकालना ज़रूरी है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए वो और वीडियो में बाद में बनाऊंगा। तो अभी हम सिलेबस पर बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अभी से सीरियसली अगर आप पढ़ेंगे, ये सारा सिलेबस उसमें है, लेकिन आप सिर्फ एमए करने के लिए एमए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। मुख्य बातें अध्ययन कर लेते हैं बच्चे, 2-4 दिन पढ़कर पास हो जाते हैं, बस ठीक है। तो इसी तरह रहता है आपका, लेकिन आप गहन अध्ययन करेंगे तो वो आपके कहीं ना कहीं काम आता है। चौथी इकाई है राम और कृष्ण काव्य, प्रमुख कवि और उनका रचनागत वैशिष्ट्य।
उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काल सीमा नामकरण। तो उत्तर मध्यकाल से तात्पर्य क्या है, यहाँ तो आपका भक्ति काल हो गया ये, है ना। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं। तो रीतिकाल आ गया, रीतिकाल का रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति सब प्रवृत्तियाँ आ गई और प्रमुख कवि आ गए। इसी में अष्टछाप आ जाता है ऊपर, इसमें नहीं आता है, और अष्टछाप आपका कृष्ण काव्य के अंतर्गत आएगा, यहाँ लिखा नहीं है पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न पत्र है, इसका अंक विभाजन इस प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पत्र की ओर। चौथा प्रश्न पत्र जो है वो है वैकल्पिक, यानी आपके पास ऑप्शन रहता है। चौथा प्रश्न पत्र वैकल्पिक, यानी इनमें से कोई एक लेना है। तो तुलसीदास जी के सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखिए ये सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुलसीदास जी में आपको ये इतना पढ़ना है। रामचरितमानस, रामचरितमानस का जो व्याख्या आपको बालकांड और उत्तरकांड से पढ़ना है। फिर अगला हम देखते हैं अनुवाद विज्ञान। अनुवाद विज्ञान का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ये आपको पढ़ना है। बहुत जल्दी एक खुशखबरी है, आपको एक वेबसाइट आने वाली है, आपकी अपनी वेबसाइट। उसमें आपको हिंदी से रिलेटेड मैटर मिलेगा, और भी कई चीज़ें मिलेंगी पर हिंदी, प्रमुख रूप से हिंदी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे उस पर काम चल रहा है। ये जो है सूरदास, सूरदास में आपको ये पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में मथुरा गमन से पूर्व तक के पदों को पढ़ना है। और ये आपको सूर सागर जो है संपादित किसके द्वारा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित जो सूर सागर है उसके प्रमुख क्या पूरे ही पद पढ़ना है, लेकिन मथुरा गमन से पहले के, इसमें आपकी बाल क्रीड़ाएँ भी आ जाती हैं। और आलोचनात्मक प्रश्न जो प्रश्न बनेंगे वो निर्धारित पदों से बनेंगे। यहाँ पर युगीन पृष्ठभूमि है, सूरदास का जीवन वृत्त आ जाएगा, अंत और बाह्य साक्ष्य। और द्रुत पाठ में ये जरूर पढ़िएगा कुम्भन दास को, कृष्णदास को, परमानंद दास को और नंददास को। तो यहाँ पर इन चार को पढ़ना है, और नेक्स्ट जो पेपर होगा आपका फोर्थ सेमेस्टर में उसमें आप चार पढ़ेंगे। ये इस प्रकार का अंक विभाजन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार देखिए और भी हैं, अगर आपके कॉलेज में जो चलता है ऑप्शनल पेपर आप उसी की तैयारी कीजिएगा। प्राइवेट स्टूडेंट्स भी वही लेते हैं जो जिस कॉलेज से वो फॉर्म भरते हैं वही उनको लेना, पर वो स्वतंत्र हैं, जो उनको अगर रुचि का लगे। प्रेमचंद जी हैं कथाकार, इनको पढ़ना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। पैटर्न एक जैसा है। एक और ऑप्शनल पेपर मिलता है आपको, दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन। यहाँ पर टीवी, नाटक, रेडियो ये सब आ जाता है, रूपक वगैरह। इस प्रकार यहाँ पर एक और है अंतिम है, जयशंकर प्रसाद जी हैं वैकल्पिक। इनमें आपको उनका अधूरा उपन्यास कंकाल पढ़ना है। अधूरा तितली कंकाल ये पूर्ण उपन्यास है, कहानी आकाशदीप, ममता और गुंडा, ये कहानी है उनकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों और व्याख्याओं पर हम चर्चा करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।